राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कृष्णा क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हमारे साथ जो हैं वो नेट जेआरएफ निखिल कुमार जो हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्णा क्लासेस के स्टूडेंट रह चुके हैं और वर्तमान में जो है पॉलिटिकल साइंस की जो है एक्सपर्ट फैकल्टी है नेट यूजी के लिए। और आज हम इनसे जानेंगे नेट और जेआरएफ जो है उसके लिए किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। इन सारी बातों पे इनके साथ जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आप लोगों को उम्मीद करते हैं इससे कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी जो चीज़ जो उस प्रोसेस से गुजरा होता है कोई भी, और वो अपने अनुभव जब शेयर करता है तो उस अनुभव से दूसरों को हमेशा जो है फ़ायदा मिलता है और फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो हम करते हैं बातचीत शुरुआत। तो सबसे पहले तो मैं इनसे यही जानना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जो नेट की तैयारी करता है उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा ये बच्चों को आप बताओ कि आपने जो नेट है या जेआरएफ है वो कितनी टाइम कितने प्रयासों में किया, कितने प्रयास उसके लिए आपको लगे, इसके बारे में बताइए। जेआरएफ के लिए कितने लगे, नेट के लिए कितने लगे? सर नमस्कार, कैसे सर आप? सर देखिए, यूजीसी नेट के लिए मैंने तैयारी करनी शुरू की सर 2021 में। 2021 में तैयारी करनी शुरू की सर मैंने। ठीक है। मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे जिसे मेरा नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में 11 दिसंबर 2023 को मेरा पेपर हुआ, उसे मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। डायरेक्ट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ सर। शुरुआत के 3 अटेम्प्ट मेरा नेट भी नहीं हुआ। आपने पहले 3 अटेम्प्ट दिए, उसमें नेट भी नहीं हुआ और फिर जो है डायरेक्ट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ सर। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान विषय, पॉलिटिकल साइंस विषय से सर। तो रिजल्ट भी बड़ा टफ होता है पॉलिटिकल साइंस का वैसे। हाँ, कंपटीशन बढ़ ही रहा है सर दिन भर दिन। बहुत सारे बच्चे हर सेमेस्टर में एमए क्लियर कर लेते हैं और इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये आप बताइए कि बच्चे को तैयारी जो है वो कैसी करनी चाहिए, क्या क्या जो है स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए और क्या क्या उसको दिक्कतों का सामना करना जो है वो पड़ता है बच्चे को। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि इसमें एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं। जैसे हमेशा कहा जाता है कि एनसीईआरटी जो हमें पढ़नी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो नेट या जेआरएफ जो है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है वो एनसीईआरटी का कितना योगदान होता है? जी सर, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ यूजीसी के बारे में। यूजीसी सर, ये यूजीसी हर 6 महीने के अंतराल पर एक पेपर कंडक्ट करवाती है जिसे आप कहते हैं नेट का पेपर। बिल्कुल, नेट का पेपर होता है हर 6 माह के अंतराल पर। बिल्कुल। पीछे का जो कोरोना काल रहा सर, उसमें थोड़ा यूजीसी का सिस्टम डगमगाया, बिगड़ा। 2020 में एक बार लिया, 21 में एक बार लिया, 22 में एक ही बार लिया, लेकिन 2023 में 3 बार पेपर लेकर इन्हें अपना सिस्टम ठीक कर लिया है। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। एक पेपर जून में और एक पेपर दिसंबर में यूजीसी लेती है सभी सब्जेक्टों का। इसमें सर पेपर होते हैं 2, एक होता है सर फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जिसे सर बच्चे कॉमन पेपर कहते हैं, जैसे यूजीसी टोटल 83 सब्जेक्ट के अंदर ये पेपर कंडक्ट करवाती है, सभी को फर्स्ट पेपर देना पड़ेगा। 83 चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इतिहास, भूगोल, राजनीति, हिंदी, कुछ भी हो, देना पड़ेगा सर। और सबका सिलेबस एक समान होता है, उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सेकंड पेपर, जिस सब्जेक्ट से आपने आपकी पीजी कर रखी है या आप करने वाले हैं, वो पेपर आपका सेकंड पेपर बनता है। हाँ, बच्चों को यहाँ ये भी मतलब क्लियर कर दो कि एमए करते समय जो है वो नेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, और वो मान्य होता है नहीं होता। जी मैं क्लियर करता हूँ सर। ये सर जैसे अगर आप नेट आपका क्लियर हो गया आज, तो यूजीसी आपको 2 साल का समय देती है अतिरिक्त, कि 2 साल के बाद आप उनको पीजी कंप्लीट दिखा दो, या तो अगर आपने पीजी में एडमिशन भी नहीं लिया है तो भी आप नेट का पेपर दे सकते हैं, बशर्ते आप 2 साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट जो है कंप्लीट करके दिखा दो। जो आपका सर्टिफिकेट आता है ना, उसके ऊपर बकायदा ये चीज लिखी होती है कि आप 2 साल के अंदर जमा करवा दोगे यूजीसी को। अगर नहीं दे पाते तो सर्टिफिकेट हो जाता है कोलैप्स। अगर 2 साल में पीजी कंप्लीट होगी तो उम्र भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये नेट का सर्टिफिकेट आपके पास रहता है।
एस्टेट की तरह कोई इसमें वो नहीं होती है। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी Lifetime है, एक validity। बार अगर आपने कर दिया तो यहाँ ये भी इनको बताओ बच्चों को कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है। देखिए सर मैं बताता हूं, जैसे अब की बार लगभग 50 से 55 हजार बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया, उसमें से ना सर 6% जो टॉप के बच्चे होते हैं उनका होता है नेट। सिर्फ 6% का है, चाहे 10,000 बच्चे पेपर दे लो, चाहे 10 लाख बच्चे पेपर दे लो, 6% का होगा नेट। और 6% में मात्र 1% बच्चे का जेआरएफ होता है। जेआरएफ होता है। पेपर एक ही है, बच्चों में भ्रांतियां है, एक पेपर 2 होते हैं, पेपर एक ही होता है। जो उस पेपर का टॉपर बच्चा है ना, वो उसका होता है जेआरएफ, और जो थोड़ा सा उससे कम रह गया, 1-2 नंबर कम रह गया, उसका होता है नेट होता है सर जी। जिसका जेआरएफ हुआ है ना, उसका जेआरएफ भी हो गया और नेट भी हो गया जी। और जो जेआरएफ होते हैं उनको कितनी फेलोशिप देती है आपकी पीएचडी वगैरह के दौरान जो है वो कितनी फेलोशिप जो है वो देती है? जेआरएफ के बाद यूजीसी बच्चों को बहुत अच्छी फेलोशिप देती है। जो छात्र के दौरान यानी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का आपका काल है, बहुत अच्छी फेलोशिप होती है वो। जैसे अभी तो उन्होंने बढ़ा दिया है सर, अभी 37,000 रुपये प्रति माह तो फेलोशिप मिलती है। उसमें सर 27% एचआरए होता है और 10,000 रुपये पर ईयर कंटीजेंसी होता है। 10% 10,000 रुपये होता है वो पर ईयर होता है, यानी कि 37,000 वो हो गया। कुछ 3330 रुपये का हमको एचआरए मिलता है और 10,000 साल का यानी कि महीने का 800-900 रुपये वो हो गया। तो सर प्रति महीने 41 से 42,000 रुपये बच्चे के खाते में आते हैं यूजीसी की तरफ से। 2 साल आप रहते हैं जेआरएफ, 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी आपको एसआरएफ में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। जो 37,000 थे वो 42,000 हो जाता है। एचआरए समान रहता है, यानी कि पहले 37 का 27% हो रहा था, अब 42,000 का 27% मिलेगा आपको। जो कंटीजेंसी 10,000 ईयर थी वो 20,000 रुपये ईयर बन जाती है आपकी, और अभी तो 22,500 कर दी है। 22,500 यानी कुल मिलाकर बच्चे के एसआरएफ के बाद 46 से 47,000 प्रति माह खाते में आ जाते हैं। और पूरे 5 साल की अगर मैं बात करूं, यानी 5 साल पैसे देती है यूजीसी आपको, तो मोटा मोटा आपको 40 से 42 लाख रुपए यूजीसी आपको दे देती है बच्चों को, जो छात्र जीवन में एक अच्छा अमाउंट है। बहुत बढ़िया, अच्छा अमाउंट है, और बच्चे को किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने देती यूजीसी जी। और बहुत से बच्चे जो है वो इस टाइप की भी चीजें करते हैं कि यूट्यूब वगैरह से हम जो है स्टडी कर लेंगे, तो कितना कारगर है ये जो बच्चा नेट या जेआरएफ की तैयारी करता है कि यूट्यूब वगैरह से मैं जो है स्टडी कर सकता हूँ? जी सर, ये समय मैंने देखा है, मैं इससे गुजरा हूँ सर, कि जब कोरोना काल लगा तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी क्यों ना यूट्यूब से तैयारी कर लूँ, क्योंकि सर ऑफलाइन तो सारी क्लासेस आपको पता ऑफ हो ही गई थी। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लेना शुरू किया सर। यूट्यूब है सर एक भंडार है वीडियो का, एक शिक्षा का भंडार है। लेकिन अगर आप उसमें एक काम की वीडियो सर्च करने लगे, बहुत सी वीडियो नीचे ऐसी आ जाती है जो आपके काम की नहीं होती। बच्चा वीडियो देखने शुरू किया, कैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया, उसमें एक्स्ट्रा उनका टाइम वेस्ट होता है। अगर कोई पूछे हाँ भाई कितने, वो मैं 4 घंटे पढ़ लिया सर, लेकिन आउटपुट क्या है उस चीज का? बिल्कुल आउटपुट कुछ भी नहीं होता सर उस चीज का। तो ऐसा है सर, अगर आपको ये पता है आपको क्या पढ़ना है तो आप यूट्यूब को छेड़ो, यानी कि आप यूट्यूब को चलाओ, यूट्यूब आपको ना चलाए, फिर तो सही रहता है सर। हाँ, यहाँ ये भी होता है कि जो यूजीसी अब आपको ये तो बता देती है क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस देती है यूजीसी आपको, पाठ्यक्रम पूरा जो है वो डिस्क्राइब करती है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना, ये बच्चे को इसका भी ज्ञान होना चाहिए। भाई यूजीसी ने बता दिया आपको ये आपके सिलेबस है, टॉपिक है, पढ़ने हैं, वो तो आपको पढ़ना तो है, वो आपको पता, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए सर, मैं बताता हूँ इसमें, जब यूजीसी क्या पढ़ना है इसके बारे में उसने बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की पूरी पीडीएफ अपनी साइट पर डाली हुई है। पूरा 10 यूनिट के अंदर सिलेबस बटा हुआ है, एक एक शब्द से लेकर के वर्ण तक सब कुछ डिफाइन किया हुआ है कि सर आपको ये पढ़ना है। बच्चा उसको पढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ जाता है जो कभी भी पूछी नहीं जाती। क्या नहीं पढ़ना या वो तब पता चलेगा तब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करेंगे। बिल्कुल कम से कम अगर आपको जैसे जून 2024 में पेपर देना है ना, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास या आपकी लाइब्रेरी में होने चाहिए। आप उनको पढ़ो, आप एक बात देखेंगे कि सर आपको बताऊं, हर साल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। हर साल 20 में एक अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 21 में अलग है सर, 23 में तरीका बदलता जा रहा है। कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी पढ़ने के क्रम में। हाँ, जब तक बच्चे को यही नहीं पता हुआ कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और वो वैसे ही अंधाधुंध लगा हुआ है, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है और आउटपुट उसका कम आ रहा है। जब बच्चा, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
लेकिन मैं इसमें एक वर्ड और जोड़ूंगा कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी राइट होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। और जैसे अभी आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल साइंस जैसे उसका नेट का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में जो है वो बटा हुआ है, तो क्या सभी 10 यूनिट जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। जी सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 100 क्वेश्चन आते हैं सर और 10 यूनिट होती है, तो हम ये मान लेते हैं अपने आप से कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते ही होंगे, जबकि ऐसा यूजीसी कभी भी नहीं कहती कि मैं प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछूंगी। बच्चा अपने आप से एक कंक्लूजन निकालता है कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते होंगे। कोई यूनिट है सर बहुत बड़ी है और कुछ यूनिट में कुछ समय कम लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन लगभग सभी यूनिट का समान कंट्रीब्यूशन रहता है। कई बार क्या होता है सर कि किसी यूनिट से 14 क्वेश्चन आ गए तो किसी 6 क्वेश्चन आए, किसी 5 आए, तो आप ये सवाल नहीं कर सकते कि आपने कहा था कि 10 क्वेश्चन आने चाहिए। वो यूजीसी की मर्जी होती है। और बच्चे एक गलती और करते हैं सर, बच्चे ना यूनिटों को अलग अलग पढ़ना शुरू कर देते हैं सेपरेटली। यूनिटें सेपरेटली नहीं है, यूनिटें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंड होंगी। अगर मैं एक उदाहरण के जुड़ी होंगी, जुड़ी होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं सर आपको, जैसे शुरुआत की 3 यूनिट है सर, पश्चिमी विचारक, भारतीय विचारक और राजनीतिक सिद्धांत। बिल्कुल बच्चे जैसा लिखा है ना, बच्चे वैसे की वैसे पढ़ने शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। सर्वप्रथम आप पढ़े पश्चिमी विचारक, प्लेटो है, अरस्तु, आपकी एक सोच बनी, फिर आप पढ़ा भारतीय विचारक कि भारत में लोग क्या कहते थे इसके बारे में, फिर आप सिद्धांत पढ़ो। चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई होती है, ऐसे लगभग समान ही इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सबसे 10 ही क्वेश्चन आएंगे, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है, लेकिन मिली हुई होती है यूनिट एक दूसरे से सर। बिल्कुल जी। और थोड़े से बच्चों को जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी जो है वो कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, इसके अलावा कि घर पे बेहतर तैयारी हो सकती है या लाइब्रेरी में जो है बच्चे की तैयारी बेहतर हो सकती है, थोड़ा सा ये बातें भी बच्चों को जो है इस मामले में थोड़ी सी बताइए इस बारे में। सर यूजीसी में 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर है। बच्चा क्या करता है सर, बच्चा अगर सेकंड पेपर के पीछे भागे तो फर्स्ट पेपर हाथ से निकल जाता है, फर्स्ट पेपर के पीछे भागे सेकंड पेपर हाथ से निकल जाता है, लेकिन करने दोनों ही पड़ते हैं। बच्चों को सर इस तरह का मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे मैं मेरी बता सकता हूं, मैं सर जैसे दिन के शुरुआती समय में सुबह के समय फर्स्ट पेपर करता था, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा मैंने फर्स्ट पेपर को दिया, और बाकी बचा हुआ जो शाम का टाइम है मैं उसमें सेकंड पेपर करता था सर। इस तरह से कुछ मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, और हर रोज मैं शाम को आधा घंटा 1 घंटा एमसीक्यू या पीवाईक्यू मैं जरूर सोल्व करता था कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं या जो मैंने पढ़ा क्या उसे अब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी बार सिलेबस 2019 में चेंज हुआ था, अब तक सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। बिल्कुल, वो हमको पीवाईक्यू जैसे समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट का असर ऐसा है कि बच्चों को दोनों पेपर साथ में लेकर चलने पड़ेंगे। आप सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, लेकिन दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, आप छोड़ नहीं सकते किसी को भी। साथ साथ दोनों को चलाते रहना पड़ेगा साथ बिल्कुल साथ। ये सर एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह है सर, दोनों को चलाना पड़ेगा तो गाड़ी सही चलेगी। ये अगर आपने एक को भी छोड़ दिया तो बात नहीं बन पाएगी। दूसरा आपने कहा कि सर घर पर तैयारी अच्छी हो सकती है या लाइब्रेरी में तैयारी अच्छी हो सकती है सर, जिसका मैं स्पष्ट बताता हूं। आजकल सर लाइब्रेरिया दोस्त बनने के अड्डे बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल है। बच्चा मतलब बहुत कम लाइब्रेरियां ऐसी हैं जहां अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है, जहां बच्चा बढ़िया तरीके से तैयारी करता है। बहुत कम लाइब्रेरी। छात्र सर लाइब्रेरी में गया, पढ़ने को उद्देश्य से गया, घर से 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, वहां पर उसके दोस्त बन जाते हैं सर, चाय पीने के लिए, घूमने के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए, और वो ना सर बहुत ज्यादा समय व्यर्थ हो जाता है। हाँ, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, उसमें भी कह रहा था कि आजकल जो है ना लोग बहुत से ऐसे हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं जी, वो भी अपनी कंपनी के लिए जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो बच्चों जब भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो तो ये जरूर देखना कि हेल्दी वहाँ जो है आपके लिए एनवायरनमेंट है या नहीं है, कहीं आपकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही वहां पे जाके, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ज्यादा। तो लाइब्रेरियां बुरी नहीं होती, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जहां हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलता। जी, अगर बच्चा सर घर पर रहकर तैयारी कर सकता है ना, तो उससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। आप अपने घर पर रहकर एकांत में अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर घर पर माहौल नहीं है तो आप लाइब्रेरी जाए, लेकिन मैं सही कहूंगा सर दोस्ती बनाने से बचें। हाँ, वही बात है भाई, आप जो है उसमें जिस उद्देश्य के लिए गए जा रहे हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी उसी के लिए एफर्ट करें। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होगे फिर तो आप घर पे रह के ही पढ़ सकते हो।
तो एक ये भी बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि तैयारी के लिए जो है बच्चे जो तैयारी करेंगे नेट या जेआरएफ की, तो कौन सा बेहतर मोड है, ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड? इसमें तो सर हमेशा से एक डिबेट रही है बच्चे की। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कि हम ऑनलाइन कोचिंग ले या हम ऑफलाइन कोचिंग ले। इस असर में बच्चों को एक ही बात बताता हूं, अगर आप एकेडमी विजिट कर सकते हैं या किसी भी शिक्षण संस्थान में जा सकते हैं, उससे बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं होता। कि आप शिक्षक से रूबरू हो रहे हैं, शिक्षक आपको देखकर पढ़ा रहा है, शिक्षक को समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ऑनलाइन में नहीं हो। आप शुरुआती समय में आप ऑफलाइन करें ज्वाइन, ऑफलाइन ज्वाइन करें, बहुत सी चीजों को आप समझ जाएंगे बिना बताए। अगर ऑफलाइन आप नहीं जा सकते, कोई भी समय भी आपकी शहर में एकेडमी नहीं है या नहीं जा सकते, तो ऑप्शन हो सकता है ऑनलाइन का। आप ऑनलाइन भी कोई ऐसा नहीं है कि गलत है। आप ऑनलाइन भी समय बचाकर अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अध्यापकों से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, और कृष्णा क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो है वो आपके नेट के लिए जो है वो क्लासें स्टार्ट कर चुकी है। तो उसके लिए भी आप जो है अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन। वैसे इसके लिए हम अलग से जो है वो वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। और कुछ आप कहना चाहोगे बच्चों से? एक बस है, आपने एनसीईआरटी के बारे में मेरे से पूछा। हाँ जी। एनसीईआरटी का ऐसा रहता है सर, अगर जब बच्चा तैयारी करनी शुरू करता है, शुरुआती चरण है बच्चे का, बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है बच्चा, बिल्कुल वो अपने शुरुआती समय में एनसीईआरटी पढ़ सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है सर। एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है। एनसीईआरटी में फैक्ट तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड कर देगी बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट से भी एक चीज बात ध्यान आए कि बहुत से बच्चे जो है वो जो अपना सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो उसको रटते हैं, तो उनको आगे आने वाले टाइम में उसका जो है नुकसान होता है। तो बच्चों को ये बात भी समझनी चाहिए कि रटना सही है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सीखना जो है वो सही होता है। तो जैसे क्योंकि ये नेट वगैरह या छोटे एग्जाम होते हैं वो कई बार रटने से भी निकल जाते हैं जी, लेकिन जैसे नेट वगैरह का जो हायर एजुकेशन जो है उसमें क्या रटना सही है या कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, ये आप जैसे आपने की है बच्चों से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। शुरुआती चरणों में हम देखते हैं सर बच्चों को कि बच्चा रटना शुरू कर देता है, बिल्कुल चीजों को, जो पाठ्यक्रम है रटना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, रटे जा रहा है। नेट का पेपर सर एमसीक्यू में आता है, ऑप्शन होते हैं बच्चे के पास, बच्चा रट कर क्वेश्चन को ठीक कर जाता है। कई बार जो रटने वाले बच्चे होते हैं वो भी नेट को क्लियर कर जाते हैं। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए नेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, बिल्कुल एक क्राइटेरिया बाउंडेशन है, उसके बाद की जिंदगी पड़ी है। अभी सर मैं उदाहरण दूं, एचपीएससी भर्ती निकालने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बिल्कुल 3488 कुल पद पर भर्ती आने वाली है, और राजनीति विज्ञान के 126-128 पद है। बिल्कुल उसमें सर एचपीएससी ने क्या किया, एचपीएससी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेगी। प्रीलिम्स में एमसीक्यू आएंगे और मेंस में आपको लिखना पड़ेगा जैसे आप एमए में लिखते हैं। अगर बच्चे ने सदा सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, अगर बच्चे ने सदा रटा है, उसने समझ नहीं बनाई, वो प्रीलिम्स तो पार कर जाएगा लेकिन मेंस पार नहीं कर पाएगा। वो तो सीधा ये कहता है ना कि ये क्वेश्चन है 120 शब्दों के अंदर डिफाइन करें इसको, गागर में सागर भरना होता है, बिल्कुल वो बच्चा कर नहीं पाएगा, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआती चरणों में आप अपनी आदत ना बढ़ने दें रटना, एक अटेम्प्ट अधिक और हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन चीजों को समझ कर चले, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर चले। बिल्कुल। और आपको तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं आपको तो सारी उम्र पढ़ाना ही है आगे चलकर भी। बिल्कुल अगर आप इसमें पार हो जाते हैं तो आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक के रूप में पढ़ाना है, तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए सर। हाँ, तो और कुछ बच्चों से कहना चाहोगे नेट वगैरह को लेके या जेआरएफ लगा वो को लेकर, या फिर जो अभी एचपीएससी की भर्ती आनी है कॉलेज कैडर की उसको लेकर? सर इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि दो तरह का बच्चा, एक सदाबहार बच्चा होता है, एक मौसमी बच्चा होता है सर। जो बच्चा सदाबहार बना रहता है, अपनी तैयारी को निरंतर करता रहता है, असफलता देखनी पड़ती सर, मैंने भी देखी असफलता, 3 बार असफलता देखी मैंने, चौथी बार में सीधा जेआरएफ हुआ। आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीतिक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपका नेट भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, आपका वो भी क्लियर होगा। लेकिन सर वो आप वाली बात है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का सर एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर ही आप सफलता अर्जित कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल तो ये है असफलता से कभी बच्चे को घबराना नहीं चाहिए, उससे सीख लेके आगे बढ़ना जी। चाहिए। और आपने जो इतनी मेहनत की, जेआरएफ निकाला आपने, तो उसमें आप उसका जो क्रेडिट है, योगदान जो है, किस किस का रहा, किसको क्रेडिट जो है वो देंगे इस चीज़ के लिए? सर मेरी सफलता में सर योगदान मेरे गुरुजनों का सर्वप्रथम रहा है सर, जिन्होंने मेरे से बहुत कुछ सीखा है। मेरे माता पिता का और मेरे गुरुजनों का, मेरे साथियों का, जिन्होंने लगातार मेरे को मोटिवेट किया, कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। बिल्कुल 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 इन मेरा ये रहा है सर, मेरे गुरुजनों का बहुत ज़्यादा ये रहा है सर। बिल्कुल। उन्होंने सदा मेरे को मोटिवेट किया है। बच्चों, अपने पेरेंट्स का जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी बच्चे की सफलता में। उसके बाद उसके जो टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उनका योगदान होता है। इसके अलावा हमारा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल वगैरह, जो हमें कई जगह सपोर्ट करते हैं, उनका भी बहुत योगदान होता है। कोई भी चीज़ हो, उसकी जो सफलता, उसके पीछे बहुत से हाथ होते हैं। कई हमें डायरेक्ट दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से पर्दे के सामने, लेकिन कई पर्दे के पीछे होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। तो बहुत जो अपना एटमॉस्फेयर है उसका भी काफ़ी योगदान होता है। तो इन सभी चीज़ों को आपने जो है वो साथ लेके चलना होता है, और तभी आप जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हो। और हम तो आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे कि ऑल द बेस्ट। तो ये था निखिल कुमार, जिनसे हमने जो है वो चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन से या इनके एक्सपीरियंस से बच्चे जो है वो लाभ उठाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।